मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली रात 10 बजे वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम पीरे कामिल की एपिसोड 3 को सुनेंगे जिसकी तहरीर उमेरा अहमद की है। हैरत मुझे आप पर हो रही है, आप बिजनेसमैन होकर इतने इमेच्योर और इमोशनल सोच रखते हैं। आपको तो खुद बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए। असजद कुछ बोल ना सका। हम दोनों के दरमियान जो रिश्ता है वो दोनों हम जानते हैं। अब अगर आप मेरी प्रैक्टिकल अप्रोच को बेउतनाई, बेनियाजी और नाराज़गी समझते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं आपके साथ यहाँ बैठी हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं इस रिश्ते को अहमियत देती हूँ, वरना कोई और अजनबी इस तरह मेरे साथ बैठकर चाय नहीं पी सकता था। वो एक लम्हे के लिए रुकी। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आपके आने या ना आने से मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं, हकीकत यह है कि हम दोनों ही बहुत मसरूफ़ रहते हैं। हम मॉडर्न एज की पैदावार हैं। ना मैं कोई हीरोइन हूँ और ना आप रांझे के कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं कि मेरे लिए घुटनों पे फरीज़ा सर अंजाम दें। सच ये है कि फ़र्क वाक़ई नहीं पड़ता कि हम दोनों मिलें या ना मिलें, बातें करें या ना करें, हमारा रिश्ता वही रहेगा जो अब है। या आपको लगता है इसमें कोई वाक़ई तब्दीली आ सकती है? असद के माथे पर पसीना नहीं आया था। इसकी वजह दिसंबर का महीना था। इन दोनों की उम्र में 8 साल का फ़र्क था, मगर इस वक्त पहली बार असद को ये फ़र्क 18 साल का महसूस हुआ। वो इसे अपने से 18 साल बड़ी लगने लगी थी। 2 हफ्ते पहले वो 19 साल की हुई थी, मगर इस वक्त असद को लग रहा था जैसे वो टीन एज से सीधी उधेड़ उम्री में चली गई थी और वो खुद एक बार फिर टीनेजेस में आ गया है। वो इसके बिलमुकाबिल टांग पर टांग रखते असजद के चेहरे पर नजरें जुमाए इसी बेअसर अंदाज में इसके जवाब की मुंतजिर थी। असजद ने कुर्सी के हथे पर टके इसके हाथ में मंगनी की अंगूठी को देखा और खनखना कर अपना गला साफ करने की कोशिश की। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं सिर्फ इसलिए डिस्कशन की बात कर रहा था कि हमारे दरमियान अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। असजद, मैं आपको अच्छी तरह समझती हूँ और जानती हूँ, और ये जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आप समझते हैं कि हमारे दरमियान अभी भी किसी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप होने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल था हम दोनों के दरमियान अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है। वो असजिद का दिन नहीं था। असजिद ने एतराफ़ कर लिया। और अगर आपका ये ख्याल है कि ऑटोनॉमी और बिजनेस को डिस्कस करके हम कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे तो ठीक है, आइंदा हम यही डिस्कस कर लिया करेंगे। इमामा के लहजे में लापरवाही का अंसर वाज़िया था। तुमको मेरी बात बुरी लगी है? बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों बुरा मानूंगी? इसके लहजे में मौजूद हैरत के अंसर ने असजद को मज़ीद शर्मिंदा कर दिया। शायद मैंने गलत बात की है, शायद नहीं, यकीनन, इसने तीनों लफ्ज़ों पर बारी बारी जोर देते हुए कहा। तुम जानती हो मेरे नज़दीक ये रिश्ता कितनी अहमियत का हामिल है। मेरे बहुत से ख्वाब हैं इस रिश्ते के हवाले से, तुम्हारे हवाले से। असजद ने गहरा सांस लेकर कहा। इमामा बेतासर चेहरे के साथ इसी बेल को देख रही थी। शायद इसलिए मैं ज़रूरत से ज़्यादा एहसास हो रहा था। मुझे इस रिश्ते के हवाले से कोई खौफ नहीं था। मैं जानता हूँ कि रिश्ता हम दोनों की मर्जी से हुआ है। वो इसके चेहरे पर नजरें जमाए बड़े जज़ब से देख रहा था और यकदम ही इसे एक बार फिर ये एहसास होने लगा था जैसे वो वहाँ मौजूद नहीं थी, इसकी बात नहीं सुन रही थी। असरत को लगा वो एक बार फिर खुद से बातें कर रहा था। एक बहुत बड़ी कोठी के अकब में मौजूद एनेक्सी से म्यूजिक की आवाज़ बाहर लॉन तक आ रही थी। बाहर मौजूद कोई भी शख्स एनेक्सी के अंदर मौजूद लोगों की कुव्वत बर्दाश्त पर हैरानी का इजहार कर सकता था, लेकिन वह एनेक्सी के अंदर मौजूद लोगों की हालत देख लेता तो इस हैरानकुन कुव्वत बर्दाश्त की वजह जान लेता। एनेक्सी के अंदर मौजूद 6 लड़के जिस हालत में थे, इस हालत में इससे ज़्यादा तेज़ और बुलंद म्यूजिक भी इन पर असरअंदाज ना हो सकता था। और जहाँ तक 7वें लड़के का ताल्लुक था तो वो ऐसी किसी जगह से मुतासिर नहीं होता था। एनेक्सी का वो कमरा इस वक्त धुएं के मरगूलों और अजीब किस्म की बू से भरा हुआ था। कालीन पर एक मशहूर रेस्टोरेंट से लाए गए खाने के खुले हुए डब्बे और डिस्पोजल प्लेटें, चमचे भी पड़े थे। कालीन पर खाने पीने की बची कुछ चीज़ें और हड्डियाँ भी इधर उधर फेंकी गई थीं।
सॉफ्ट ड्रिंक की प्लास्टिक की बोतलें भी इधर उधर लुढ़क रही थीं। केचप की बोतलों से निकलने वाली केचप कालीन को कुछ और बदनुमा बना रही थी। वो 7 लड़के इसी कालीन पर एक दूसरे से कुछ फासले पर बरजमान थे। इनके सामने कालीन पर बियर के खाली कैंस का एक ढेर भी लगा हुआ था और तफरीह का ये सिलसिला वहीं तक नहीं रुका था। इस वक्त वो इन ड्रग्स को इस्तेमाल करने में मसरूफ़ थे, जिनका इंतज़ाम इनमें से एक ने किया था। पिछले 2 माह में वो तीसरी बार इस एडवेंचर के लिए इकट्ठे हुए थे और इन 3 मौक़े पर वो 4 किस्म की ड्रग्स इस्तेमाल कर चुके थे। पहली बार इन्होंने वो ड्रग इस्तेमाल की थी जो इनमें से एक को अपने बाप की दराज से मिली थी। दूसरी बार इन्होंने जो ड्रग इस्तेमाल की थी वो इन्होंने अपने एक स्कूल फेलो के तवस्सुत से इस्लामाबाद के एक क्लब से ख़रीदी थी। और इस बार जो ड्रग इस्तेमाल कर रहे थे वो इन्होंने एक ट्रिप पर रावलपिंडी की एक मार्केट में एक अफ़गान से ख़रीदी थी। तीनों मौक़े पर इन्होंने इन ड्रग्स के साथ अल्कोहल का इस्तेमाल भी किया था, जिसका हसूल इनके लिए मुश्किल नहीं था। इस वक्त भी इन 7 लड़कों में से 6 लड़के पूरी तरह नशे में थे। इनमें से एक भी अपने कांपते हाथों के साथ ड्रग को सूंघने की कोशिश कर रहा था, जबकि 2 सिगरेट पीते हुए बाकी लड़कों के साथ टूटी फूटी गुफ्तगू कर रहे थे। सिर्फ 7वां लड़का मुकम्मल तौर पर होश में था। इस लड़के का चेहरा पिंपल्स मुहासों से भरा हुआ था और इसके गले में मौजूद एक स्याह डोरी 3-4 तांबे की अजीब सी शक्लों के जेवरात परोए हुए थे। एलिस प्रेले स्टाइल के कॉल्स वाली एक चेकर्ड ड्रॉक ब्लू शर्ट के साथ एक बेहुदा सी सुरमई जीन्स पहने हुए था, जिसके दोनों घुटनों पर मैडोना का चेहरा पेंट किया गया था। इसने आंखें खोलकर अपनी दाएं तरफ मौजूद लड़कों पर एक अचट्टी सी नजर डाली। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं, मगर इस सुर्खी के बावजूद वह ऐसा कोई तासुर नहीं दे रही थी कि वो बाकी लड़कों की तरह मुकम्मल तौर पर नशे की गिरफ्त में था। चंद मिनट इन्हें देखने के बाद इसने सीधे होते हुए डिबिया में मौजूद बाकी ड्रग्स कोन में डाल दी और एक छोटे से श्रग के साथ अपने सूंघने का स्टाइल अपनाने लगा। काफ़ी देर के बाद इसने स्ट्रॉ को एक तरफ फेंक दिया और अपने हाथ की प्रॉपर थोड़ी से ड्रग्स देकर जुबान की नाक के साथ कुछ ऐसी तजस्सुस के देखने लगा। दूसरे ही लम्हे इसने बर्क रफ्तारी के साथ अपने बाएं जानिब थूका। ड्रग्स यकीनन बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। इसकी आंखें बहुत ज़्यादा पहले से सुर्ख हो रही थी, मगर अभी भी वो अपने होशो हवास में था। इसके चेहरे के तासुरात अंदाज़ा हो रहा था कि वो अभी सरगर्मी से कुछ ज़्यादा महफूज नहीं हुआ। 1-2 मिनट के बाद इसने अपने पास कालीन पर पड़े हुए बियर के कैन से चंद घूंट पीते हुए ट्रक के सैके को साफ करने की कोशिश की। कैन रखने के बाद वो चंद मिनट तक कोन में मौजूद ट्रक को देखता रहा। दूसरे 6 लड़के इस वक्त तक नशे में पूरी तरह धुत कारपेट पर औंधे सीधे पड़े थे, मगर वो अब भी इस तरह बैठा था। कैन में मौजूद बियर की घूंट लेते हुए वो सोच अंदाज में इन सबको देख रहा था। इसकी आंखें बहुत मतवरम हो रही थी, मगर इनमें मौजूद चमक बता रही थी कि वो अभी भी मुकम्मल तौर पर नशे में नहीं था। ये इसके साथ तीसरी बार हुआ था। पहली बार वो ड्रग इस्तेमाल करने के बाद वो इसी तरह बैठा रहा था, जबकि इसके दोस्त बहुत जल्द नशे में धुत हुए थे। रात के पिछले पहर वो इन लोगों को इसी हालत में छोड़कर खुद घर आ गया था। आज भी यही करना चाहता था। कमरे के अंदर मौजूद ड्रग की बू से अब पहली बार वो उलझने लगा। इसने खड़ा होने की कोशिश की और वो लड़खड़ाया। अपने लड़खड़ाहट पर काबू पाते वो सीधा खड़ा हो गया। नीचे झुककर इसने कारपेट से कीरिंग वॉल्ट और क्रेडिट कार्ड उठाए। फिर आगे बढ़कर इसने स्टीरियो को बंद कर दिया। अपनी मतवारम और सुर्ख आंखों से इसने कमरे में एक नज़र दौड़ाई, यूं जैसे वो कोई चीज़ याद करने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। एक बार फिर नीचे बैठकर इसने जॉकर्स पहने और इसके तस्मों को टखने के गिद्ध लपेटकर गिरा बांधी। फिर दरवाजे का लॉक खोलकर वो बाहर निकल गया। रोशनी से यकदम वो क्वार्टर की तारीकी में आ गया। अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढते हुए वो एनेक्सी के बैरूनी दरवाजे को खोलता हुआ बाहर लॉन में आ गया। एनेक्सी की सीढ़ियाँ उतरते हुए इसे अपनी नाक से कोई चीज़ बहती महसूस हुई।
بایاں ہاتھ اٹھا کر اس نے اپنے اوپری ہونٹ پر ہاتھ رکھا اور اس کی انگلیاں چپچپانے لگی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنی انگلیوں کو نیکسی کی بیرونی لائٹ کی روشنی میں دیکھا۔ اس کی پوروں پر خون کے قطرے لگے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی ٹراؤزر کی جیب ٹٹولتے ہوئے اندر سے ایک رومال برآمد کیا اور اپنی پوروں پر لگا ہوا خون صاف کیا۔ اس کے بعد اسی رومال کے ساتھ اس نے اپنے ناک سے چمکنے والا خون صاف کیا۔ اسے اپنے حلق میں کوئی چیز چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے کھنگار کر اپنا گلا صاف کرنے کی بھی کوشش کی۔ اسے اب اپنے سینے میں گھٹن بھی محسوس ہونے لگی۔ چند گہرے سانس لے کر اس نے اس گھٹن کو کم کرنے کی کوشش کی۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے 2-3 بار نیچے تھوکا۔ ایک بار پھر سیڑھیاں اترنے کے لیے قدم بڑھایا۔ وہ یکدم ٹھٹک گیا۔ اس کے ناک میں عجیب سی سنسناہٹ ہوئی اور پھر یکدم کوئی چیز پوری قوت سے بہنے لگی۔ وہ بے اختیار کمر کے بل جھک گیا۔ ایک دھار کی صورت میں اس کی ناک سے نکلنے والا خون سیڑھیوں پر گرنے لگا تھا۔ ماربل پر پھسلتا ہوا خون وہ اسے دیکھتا رہا۔ گولف کلب میں تقریب تقسیم انعامات منعقد کی جا رہی تھی۔ 16 سالہ سکندر بھی انڈر 16 کی کیٹاگری میں 7 انڈر پر کے سکور کے ساتھ پہلی پوزیشن کی ٹرافی وصول کرنے کے لیے موجود تھا۔ سکندر عثمان نے سالار سکندر کا نام پکارے جانے پر تالیاں بجاتے ہوئے اس ٹرافی کیبنٹ کے بارے میں سوچا، جس میں اس سال انہیں کچھ مزید تبدیلیاں کروانی پڑیں گی۔ سالار کو ملنے والی شیلڈ اور ٹرافیز کی تعداد اس سال بھی پچھلے سالوں جیسی ہی تھی۔ ان کے تمام بچے ہی پڑھائی میں بہت اچھے تھے، مگر سالار سکندر باقی سب سے مختلف تھا۔ ٹرافیز، شیلڈ اور سرٹیفکیٹ کے معاملے میں وہ سکندر عثمان کے باقی بچوں سے بہت آگے تھا۔ 150 آئی کیو لیول کے حامل اس بچے کا مقابلہ کرنا ان میں سے کسی کے لیے ممکن تھا ہی نہیں۔ فخری انداز میں تالیاں بجاتے ہوئے سکندر عثمان نے دائیں طرف بیٹھی ہوئی اپنی بیوی سے سرگوشی میں کہا، یہ گولف میں اس کی 13ویں اور اس سال کی چوتھی ٹرافی ہے۔ ہر چیز کا حساب رکھتے ہو تم۔ اس کی بیوی نے مسکراتے ہوئے جیسے قطرے ستائشی انداز میں اپنے شوہر سے کہا، جس کی نظریں اس وقت مہمان خصوصی سے ٹرافی وصول کرتے ہوئے سالار پر مرکوز تھی۔ صرف گولف اور کیوں؟ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ سکندر عثمان نے اپنی بیوی کو دیکھا جو اب سیٹ کی طرف جاتے ہوئے سالار کو دیکھ رہی تھی۔ آئی بیٹ اگر یہ اس وقت اس مقابلے میں شرکت کرنے والے پروفیشنل کھلاڑیوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا تو بھی اس وقت اس کے ہاتھ میں یہی ٹرافی ہوتی۔ سکندر عثمان نے بیٹے کو دور سے دیکھتے ہوئے کچھ فخری انداز میں دعویٰ کیا۔ سالار اب اپنی سیٹ کے اطراف میں موجود دوسری سیٹوں پر موجود دوسرے انعامات حاصل کرنے والوں سے ہاتھ ملانے میں مصروف تھا۔ ان کی بیوی کو سکندر عثمان کے دعوے پر کوئی حیرانی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جانتی تھیں سالار کے بارے میں یہ ایک باپ کا جذباتی جملہ نہیں تھا، وہ واقعی ہی اتنا غیر معمولی تھا۔ اسے 2 ہفتے پہلے اپنے بھائی زبیر کے ساتھ اسی گولف کورس پر 18واں ہول کھیلے جانے پر گولف کا میچ یاد آ گیا۔ رف میں اتفاقاً گر جانے والی ایک بال کو وہ جس صفائی اور مہارت کے ساتھ واپس گرین پر لایا تھا، اس نے زبیر کو محو حیرت کر دیا۔ وہ پہلی بار سالار کے ساتھ گولف میچ کھیل رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا 18ویں ہول کے خاتمے تک کسی کو بھی یہ یاد نہیں تھا کہ اس نے یہ جملہ کتنی بار بولا تھا۔ رف سے کھیلی جانے والی اس شاٹ نے اگر اسے محو حیرت کیا تھا تو سالار سکندر کے پوٹرز نے اسے دم بخود کر دیا تھا۔ گیند کو ہال میں جاتے دیکھ کر اس نے کلب کے سہارے کھڑے کھڑے صرف گردن موڑ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں سالار سکندر اور اس ہال کے درمیان موجود فاصلے کو ماپا تھا اور جیسے بے یقینی سے سر ہلاتے ہوئے سالار کو دیکھا۔ آج سالار صاحب اچھا نہیں کھیل رہے۔ زبیر نے مڑ کر بے یقینی کے عالم میں اپنے پیچھے کھڑے کیڈی کو دیکھا جو گولف کارٹ پکڑے سالار کو دیکھتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ ابھی یہ اچھا نہیں کھیل رہا؟ زبیر نے استہزاء انداز میں کلب کے کیڈی کو دیکھا۔ ہاں صاحب، ورنہ بول کبھی رف نہ جاتی، کیڈی نے بڑے معمول کے انداز سے بتایا۔ آپ آج یہاں پہلی بار کھیل رہے ہیں نا؟ اور سالار صاحب پچھلے 7 سال سے یہاں کھیل رہے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج وہ اچھا نہیں کھیل رہے، اور وہ بھی ایک بچے کے ہاتھوں۔ سو لیٹ سیٹل دی اسکورس۔ وہ اپنے بھائی کی بات پر ہنسی تھی، مگر سالار کے ماتھے پر چند بل نمودار تھے۔ بچہ، اس نے ان کے جملے میں موجود واحد قابل اعتراض لفظ پر زور دیتے ہوئے اسے دہرایا۔ میرا خیال ہے انکل، مجھے کل آپ کے ساتھ 18واں
हॉल्स का एक और गेम लड़ना होगा। अर्शद दरवाज़ा खोलकर अपनी माँ के कमरे में दाखिल हुआ। अम्मी, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात है? अर्शद सोफे पर बैठ गया। आप हाशिल अंकल की तरफ नहीं गई? नहीं, क्यों, खास बात है? हाँ, मामा इस वीकेंड पर आई हुई है। अच्छा, आज शाम को चलेंगे। तुम गए हो ना वहाँ? शकीला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं गया था। कैसी है वो? इस बार तो खासे अरसे के बाद आई है। शकीला को याद आया। हाँ, 2 माह के बाद। शकीला को अर्शद कुछ उलझा हुआ लगा। कोई मसला है? अभी मुझे इमामा पिछले काफी अरसे से बहुत बदली लग रही है। इसने गहरा सांस लेते हुए कहा। बदली बदली क्या मतलब? मतलब तो मैं शायद आपको नहीं समझा सकता। बस इसका रवैया मेरे साथ कुछ अजीब सा है। अर्शद ने कंधे उचकाते हुए कहा। आज तो वो एक मामूली सी बात पर नाराज हो गई। पहले जैसे कोई बात ही नहीं हो। मैं समझ नहीं पा रहा कि इसे क्या हो गया है। तुम्हें वहम हो गया होगा अर्शद। इसका रवैया क्यों बदलेगा? तुम कुछ ज्यादा ही जज्बाती होकर सोच रहे हो। शकीला ने इसे हैरानी से कहा। नहीं अम्मी, पहले मैं भी यही सोच रहा था कि शायद मुझे वहम होगा, लेकिन अब खास तौर पर आज मुझे ये एहसास वहम नहीं लगे। वो बहुत उखड़े से अंदाज में बात करती रही मुझसे। तुम्हारा क्या ख्याल है, इसका रवैया क्यों बदल गया होगा? शकीला ने ब्रश मेज पर रखते हुए कहा। यह तो मुझे नहीं पता। तुमने उससे पूछा? एक बार नहीं, कई बार। फिर? हर बार आपकी तरह वो भी यही कहती है कि मुझे गलतफहमी हो गई है। इसने कंधे झुकाते हुए कहा। कभी कहती है स्ट्रेटजीज की वजह से ऐसा हुआ है, कभी कहती है अब वो मैच्योर हो गई है, वगैरह वगैरह। ये ऐसे कोई गलत बात तो नहीं। हो सकता है वाकई ये बात हो। शकीला ने कुछ सोचते हुए कहा। अम्मी, बात संजीदगी की नहीं है। मुझे लगता है वो मुझसे कतराने लगी है। तुम फजूल बातें कर रहे हो अस्जद। मैं नहीं समझती कि ऐसी कोई बात होगी। वैसे भी तुम दोनों बचपन के एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे की आदत से वाकिफ हो। शकीला को बेटे के खदशात बिल्कुल बेमानी लगे। जाहिर है उम्र के साथ कुछ तब्दीलियां आ ही जाती हैं। अब बच्चे तो नहीं रहे तुम लोग, तो मामूली मामूली बातों पर परेशान होने की आदत छोड़ दो। इन्होंने अपने बेटे को समझाते हुए कहा। वैसे भी हाशिम भाई अगले साल इसकी शादी करना चाहते हैं। वो कह रहे थे कि वो बाद में अपनी तालीम मुकम्मल करती रहेगी। कम अज़ कम वो तो अपने फ़र्ज़ सबक दोष हो जाए। शकीला ने इंकशाफ किया। अंकल ने ऐसा कहा? असजद कुछ चौंका। कई बार कहा है। मेरा ख्याल है वो लोग तो तैयारियां भी कर रहे हैं। असजद ने एक इत्मीनान भरा सांस लिया। हो सकता है मामा इसी वजह से कतरे परेशान हो। हो सकता है। बहरहाल यही सही है। अगले साल शादी हो जानी चाहिए। असजद ने कुछ मुतमईन होते हुए कहा। वो 16-17 साल का एक दुबला पतला मगर लंबा लड़का था। इसके चेहरे पर बुलुगत का वो गहरा रुआं नजर आ रहा था, जिसे एक बार भी शेव नहीं किया गया हो। इस रोए ने इसके चेहरे की मासूमियत को बरकरार रखा था। वो स्पोर्ट्स शॉर्ट्स और एक ढीली ढाली शर्ट पहने हुए था। इसके पैरों में काटन की जुराबें और चौकर्स थे। च्युइंगम चबाते हुए इसकी आंखों में एक अजीब तरह की बेचैनी और इस्तराब था। वह इस वक्त एक पुरजहूम सड़क के बीचों बीच एक हैवी ड्यूटी मोटरसाइकिल पर बैठा तेजी से तकरीबन इसे उड़ाए ले जा रहा था। वो किसी किस्म के हेलमेट के बगैर था और बहुत रेश अंदाज में मोटरसाइकिल को चला रहा था। इसने 2 सिग्नल्स तोड़े, 3 दफ़ा खतरनाक तरीके से कुछ गाड़ियों को ओवरटेक भी किया। 4 दफ़ा बाइक चलाते चलाते इसका अगला पहिया उठ गया। कई दफ़ा दाएं बाएं देखे बगैर इसने बर्क रफ्तारी से अपनी मर्जी का टर्न लिया। एक दफ़ा वो बुजुर्ग से एक अंदाज में बाइक चलाने लगा। 6 दफ़ा इसने पूरी रफ्तार से बाइक चलाते हुए अपने दोनों पांव उठा लिए। फिर यकदम इसी रफ्तार से बाइक चलाते हुए इसने वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए इस लाइन को तोड़ा और दूसरी लाइन में सन्नाटे के साथ घुस गया। सामने से आती हुई ट्रक की ब्रेकें यकदम चरचराने लगी। इसने फुल स्पीड बाइक चलाते हुए यकदम हैंडल पर से अपना हाथ उठा लिया। बाइक पूरी रफ्तार के साथ सामने से आने वाली गाड़ी के साथ टकराई। वह एक झटके के साथ हवा में बुलंद हुआ और फिर किसी चीज से टकरा गया और फिर गिरा। इस अंदाज में इसका जहन तारीक हो चुका था।